नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय जैतरण द्वारा संचालित आज की ई क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस ई क्लास में हम 1909 के भारत परिषद अधिनियम अथवा मार्ले मिंटो सुधार के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा के अंतर्गत हमने इस अधिनियम से संबंधित उन घटनाओं का उल्लेख किया था जिनके कारण मजबूर होकर ब्रिटिश सरकार को इस अधिनियम को लागू करना पड़ा था। आज की इस ई क्लास में हम इस अधिनियम से संबंधित प्रमुख प्रावधानों अथवा इसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इस अधिनियम को समझने और याद करने के लिए आप इसको दो भागों में बांट सकते हैं। केंद्र सरकार से संबंधित प्रावधान अर्थात गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी से संबंधित प्रावधान, और दूसरा है प्रांतीय विधान परिषदों से संबंधित प्रावधान। तो पहले हम केंद्रीय विधान परिषद अथवा साम्राज्य परिषद के बारे में अध्ययन करते हैं। इस अधिनियम द्वारा इस परिषद की जो सदस्य संख्या थी वो 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई तथा गवर्नर जनरल, उसकी कार्यकारी परिषद के 6 सदस्य और 2 असामान्य सदस्य अर्थात इन 9 को मिलाकर इस परिषद की कुल सदस्य संख्या 69 हो गई। 60 प्लस 9, कैलकुलेशन याद रखेंगे, बार बार आता है ये। अब जो एक कुल सदस्य संख्या थी 69, इसमें 2 प्रकार के सदस्य होते थे, सरकारी सदस्य और गैर सरकारी सदस्य। 69 में से 37 सदस्य सरकारी होते थे अर्थात जिन्हें सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता था, और 32 गैर सरकारी सदस्य होते थे। इन 32 गैर सरकारी सदस्यों में से भी 27 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता था और 5 सदस्य गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत होते थे। इस अधिनियम की एक विशेषता ये है कि इस अधिनियम के द्वारा पहली बार जहां सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को लागू किया गया, वहीं वर्गीय हितों पर आधारित निर्वाचन प्रणाली को भी लागू किया गया था। थोड़ा डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये 32 गैर सरकारी सदस्य थे, इनमें से जो 27 सदस्य थे उनका निर्वाचन विभिन्न वर्गों और हितों के अनुसार किया जाता था। जैसे 7 सदस्य जमींदार वर्ग के लिए थे, 5 प्रांतों के जो मुसलमान थे जिनके लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति लागू की गई थी, उनके लिए 5 स्थान थे। बंगाल और संयुक्त प्रांत के मुस्लिम जमींदारों के लिए 1 स्थान था, यानी दोनों प्रांतों से एक साल एक, दूसरे साल दूसरा, ऐसे। जो वाणिज्यिक समूह थे उनके लिए 2 स्थान तथा गैर सरकारी विधान परिषदों के 8 प्रांतों को 12 स्थान दिए गए थे। यदि आपसे डिटेल याद नहीं होती तो आप सिंपल याद रख सकते हैं कि कुल सदस्य संख्या 67, सरकारी 32, सरकारी 37, गैर सरकारी 32, और 32 गैर सरकारी में 27 का निर्वाचन और 5 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत। छात्र याद रखेंगे कि ये जो 27 सदस्य निर्वाचित होते थे, इनका निर्वाचन भी अप्रत्यक्ष रूप से होता था, न कि प्रत्यक्ष रूप से। इस अधिनियम के द्वारा जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसके अधिकारों में वृद्धि की गई। अब सदस्य जो वार्षिक बजट था उस पर विचार विमर्श कर सकते थे तथा प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते थे। सदस्य सार्वजनिक हित के विषय से संबंधित प्रस्ताव रख सकते थे, प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन यह शर्त थी कि प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले अध्यक्ष को 15 दिन पूर्व की सूचना देना अनिवार्य था। इस अधिनियम के द्वारा एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न आया वो ये कि अब सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया, क्योंकि पहले सदस्य सिर्फ प्रश्न पूछ सकता था, पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकता था। लेकिन याद रखेंगे कि पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार
केवल प्रश्नकर्ता सदस्य को ही था, अन्य सदस्यों को नहीं। तो जो ये अधिकार विधान परिषदों को प्रदान किए गए केंद्र में, ऐसे ही अधिकार प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों को भी प्रदान किए गए थे। एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार पूछा जाता है और छात्र याद भी रखेंगे इसको, कि इस अधिनियम के द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी तथा इंडिया काउंसिल, जो कि भारत सचिव की परिषद होती थी, उसमें भारतीयों की नियुक्ति की गई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मान सकते हैं आप, जिसमें से कई बार प्रश्न पूछा जाता है। अंतर याद रखेंगे कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में किसे नियुक्त किया गया तथा इंडिया काउंसिल में अथवा भारत सचिव की परिषद में किन को नियुक्त किया गया। तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो कि एक प्रसिद्ध वकील थे। और इंग्लैंड में स्थित इंडिया काउंसिल, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया यानी भारत सचिव की जो परिषद होती थी इंडिया काउंसिल, उसमें दो व्यक्तियों को नियुक्त किया गया। एक थे केसी गुप्ता और दूसरे थे सैयद हुसैन बिलग्रामी। इन प्रावधानों के अलावा प्रांतों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए, जिसमें प्रांतीय विधान परिषदों का अत्यधिक विस्तार किया गया। इस विस्तार को करते समय प्रांतों की जनसंख्या, उनके भौगोलिक महत्व तथा साम्राज्यिक हितों को ध्यान में रखा गया। जो बड़े प्रांत थे भारत में उस समय, जैसे बंगाल, मद्रास, संयुक्त प्रांत, बंबई, वहाँ की विधान परिषदों की अधिकतम संख्या 50 कर दी गई। जबकि जो छोटे प्रांत थे, जैसे पंजाब, बंगाल, पूर्वी बंगाल, आसाम, वहाँ पर यह सदस्य संख्या 30 की गई अधिकतम। अब इस अधिनियम के अंतर्गत एक जो इसकी मुख्य विशेषता मानी जाती है वो है ये कि प्रांतीय परिषदों में लागू सरकारी बहुमत के सिद्धांत का परित्याग कर दिया गया। कहने का मतलब ये है कि इस अधिनियम से पहले प्रांतों में जो सदस्य होते थे उसमें सरकारी सदस्यों का बहुमत होता था, किंतु अब गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत इसमें होता था। किंतु सरकार ने यहाँ पर एक पेंच इसमें डाल दिया, वो ये कि इस अधिनियम के अंतर्गत सदस्यों की नियुक्ति इस प्रकार से की जाती थी कि मनोनीत किए गए सदस्य, जिसमें सरकारी सदस्य और मनोनीत गैर सरकारी सदस्य दोनों शामिल थे, उनकी संख्या प्रांतीय परिषद के चुने हुए सदस्यों से अधिक थी। कहने का मतलब है सिद्धांत रूप में सरकारी सदस्यों की संख्या को कम कर दिया गया, लेकिन व्यवहारिक रूप में उनकी सदस्य संख्या अधिक होती थी। याद रख सकते हैं आप, बंगाल एकमात्र अपवाद था जहां पर चुने हुए सदस्यों की संख्या मनोनीत किए हुए सदस्यों से अधिक थी। इसके अलावा इस अधिनियम द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रावधान ये किया गया कि गवर्नर जनरल लेफ्टिनेंट गवर्नर के किसी प्रांत में कार्यकारिणी काउंसिल को स्थापित कर सकता था। अब देखते हैं हम इसके चुनाव पद्धति को। सिंपल है, आप दो बात याद रखेंगे कि दो प्रकार की चुनाव प्रणाली इसमें लागू की गई, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति तथा दूसरा वर्ग हितों पर आधारित चुनाव प्रणाली। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारत में सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन पद्धति को लागू किया तथा भिन्न वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए अलग अलग सीटें निर्धारित की। इसके बारे में मैंने पहले बताया था कि जो 27 सीटें थी उनका किस प्रकार से प्रावधान किया गया था। केंद्रीय व प्रांतीय सदस्यों में चुनाव के लिए 3 प्रकार के निर्वाचक मंडल बनाए गए। पहला साधारण, जिसमें अशासकीय अर्थात गैर सरकारी सदस्यों का निर्वाचन किया जाता था। दूसरा था वर्ग विशेष के निर्वाचन मंडल, जिसमें जमींदारों और मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दिया गया। और तीसरा था प्रेसिडेंसियों के नगर निगमों और व्यापार मंडलों के सदस्य।
इस प्रकार याद रख सकते हैं कि 1909 के अधिनियम द्वारा 3 प्रकार के निर्वाचक मंडल शामिल थे: साधारण, वर्ग विशेष और विशेष निर्वाचन वाले। इसके साथ साथ जो निर्वाचन पद्धति थी वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति थी। कैसे? कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो निर्वाचन पद्धति लागू की गई उसमें पहले स्थानीय निकायों का चुनाव किया जाता था, जिससे निर्वाचन परिषद का गठन होता था। यह निर्वाचन परिषद आगे प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों का चुनाव करती थी और प्रांतीय विधान परिषद के सदस्य केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करते थे। अर्थात स्टेप बाय स्टेप सदस्य चुनाव करते जाते थे आगे। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है कि आम जनता पहले विधानसभा सदस्यों को चुनती है और विधानसभा सदस्य आगे फिर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इस अधिनियम द्वारा मतदाताओं के लिए कुछ योग्यता निर्धारित की गई, उम्मीदवारों के लिए भी और मतदाताओं के लिए भी। इस अधिनियम में प्रावधान किया गया कि 3 प्रकार के व्यक्ति मत देने के अयोग्य हैं। पहला है महिलाएं, दूसरे अवयस्क व्यक्ति और तीसरा है विकृत मस्तिष्क वाला व्यक्ति, अर्थात जो पागल वगैरह घोषित किया गया हो। इस अधिनियम में कई बार पूछा जाता है कि इसमें से कौन सी इसकी विशेषता नहीं है, तो छात्र याद रखेंगे इस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान नहीं किया गया था। बाद में जाके प्रांतीय स्तर पर कुछ क्षेत्रों में लागू किया गया था। इस अधिनियम द्वारा प्रावधान उसमें नहीं था। फिर आप याद रख सकते हैं कि मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी थी? वो थी 21 वर्ष। जैसे वर्तमान में 18 वर्ष हो चुकी है, पहले 21 थी, तो उस समय भी ये प्रावधान था कि 21 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति वोट नहीं डाल सकता। और तीसरा आपने पता है, विकृत या मस्तिष्क वाला व्यक्ति, पागल व्यक्ति। इस प्रकार हम देखते हैं कि जहां मतदाताओं के लिए कुछ प्रतिबंध थे, वहीं उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने के संबंध में भी विनियम 10 में प्रावधान किया गया था, जिसके अनुसार यदि न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को 6 माह से अधिक के कारावास का दंड दिया गया है, किसी सरकारी कर्मचारी को सेवा से हटाया गया है, कोई उम्मीदवार राजनीतिक अपराधी है अथवा देश से निष्कासन की सजा दी गई है, वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता था। लेकिन जैसे कि किंतु परंतु हर जगह होता है, विशेष आदेश से गवर्नर जनरल किसी भी उम्मीदवार की निर्योग्यता को समाप्त कर सकता था। अब यदि हम संक्षेप में देखें तो इस अधिनियम से संबंधित 3 चीजों को छात्र याद रखेंगे विशेष रूप से। पहला, इसके द्वारा सांप्रदायिक अप्रत्यक्ष रूप से वर्ग हितों पर आधारित निर्वाचन पद्धति लागू की गई। दूसरा, प्रांतीय विधान क्षेत्रों उसमें परिषदों की संख्या में विस्तार किया गया और जो विधान परिषदों की शक्तियां थी उसमें भी सदस्यों की शक्तियों में वृद्धि की गई। महिलाओं को इसके द्वारा मताधिकार प्रदान नहीं किया गया था। सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है वो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति से संबंधित आता है। अब मूल्यांकन में हम देखते हैं कि इस पद्धति में कुछ कमियां भी थी। पद्धति का मतलब इस अधिनियम में कि जैसे इस अधिनियम के द्वारा विधान परिषदों को केवल परामर्शदात्री संस्थाओं के रूप में विकसित किया गया, उन्हें किसी प्रकार की शक्तियां प्रदान नहीं की गई। सबसे भारत के लिए जो प्रावधान खतरनाक साबित हुआ, जिसके दुष्परिणाम भारत विभाजन के रूप में देखने को मिले, वो था कि चुनाव में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को लागू करके सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया। फिर इसमें आता है कि भारत में मताधिकार बहुत ही सीमित था। छात्र याद रखेंगे कि अलग अलग प्रांतों में मताधिकार की अलग अलग व्यवस्था थी, कहीं पर भी एक समान रूप से लागू
नहीं था। आपको जान के ताज्जुब होगा कि गवर्नर जनरल के विधान परिषद के जो 27 सदस्यों का चुनाव किया जाता था, उसको चुनने वाले कुल मतदाताओं की संख्या 4818 थी। फिर एक हो रहा है कि योग्यता भी अलग अलग थी और इस चुनाव में मुसलमानों को आवश्यकता से अधिक प्रतिनिधित्व भी दिया गया था। फिर सर्वोच्च विधान परिषद में अभी भी सशक्त शासकीय बहुमत बना हुआ था। कहने का मतलब है कि प्रांतों में सैद्धांतिक रूप से सरकारी सदस्यों के बहुमत को समाप्त कर दिया गया था, किंतु केंद्र में अभी भी सरकारी सदस्यों का बहुमत बना हुआ था। और लास्ट है कि इन सारे प्रावधानों के बावजूद शक्तियां गवर्नर जनरल के हाथ में नहीं थी। वह केंद्र अथवा प्रांत के किसी भी विषय से संबंधित मामले में हस्तक्षेप कर सकता था, उसे रोक सकता था, उसमें परिवर्तन कर सकता था। अर्थात केंद्र सरकार का अत्यधिक नियंत्रण था। आज की ई क्लास में इतना ही। अगली ई क्लास में हम 1919 के अधिनियम के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।